अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अहम आईनी तरमीम का ड्रॉप सीन होने वाला है, क्योंकि हुकूमत एक बड़ा सियासी धमाका करने जा रही है। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 17 अक्टूबर की शाम को बुलाने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने इस हवाले से अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को कल तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत भी जारी कर दी और यही वजह है कि आईनी तरमीम के हवाले से पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। ये इजलास चेयरमैन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत दोपहर 12 बजे होगा। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम के हवाले से मना लिया है? अभी तक मौलाना का इस पर क्या माइंड सेट है वो अब तक वाजे नहीं हो सका, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को आईनी मुसव्वदे पर अब भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यही वजह है कि आज बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात हुई है और दोनों रहनुमाओं में आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत भी हुई। और बहरहाल आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमारे मुसव्वदे के बगैर आयत साजी नहीं हो सकेगी और शहबाज शरीफ के पास अक्सरियत नहीं है, हम ये तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे। मौलाना ने इस मुताल्लिक क्या कहा, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। रात में एक काली थैली के एक काला मुसव्वदा हमारे पास पहुंच गया, इसका मुताला किया, आईन को भी तबाह कर रहा था। हमने बड़ी सराहत के साथ कहा कि हम इस पूरे मुसव्वदे को डंके की चोट मुस्तरद करते हैं और हम इसको वोट नहीं देंगे, पास करके दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वो पास नहीं कर सके और अब हमारे मुसव्वदे पर इंशाअल्लाह कानून साजी होगी। शहबाज शरीफ साहब, आपके पास तो अक्सरियत ही नहीं है, एक अक़लियत मुल्क में हुकूमत कर रही है और किसके सहारे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहारे, कि उसने वोट दिया है, हुकूमत में शामिल नहीं हुए और ये सारे हमारा वोट चुरा कर हुकूमतें कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि मौलाना फजलुर रहमान अगर अभी तक राजी नहीं हुए तो हुकूमत इतने यकीन के साथ कौमी असम्बली का अहम इजलास कैसे बुलाने जा रही है? अब नंबर गेम देखें तो कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए 224 अरकान की हमायत दरकार है, मगर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कौमी असम्बली में इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के अरकान की मजमूई तादाद 215 है। इनमें मुस्लिम लीग नून के 111, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 70, MKM के 22, मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन शामिल है। अब जब हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत दीगर ऑप्शंस पर काम कर रही है। जैसा कि आर्टिकल 60 मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मुनहरिफ रुकन का वोट कास्ट हो सकेगा, शुमार हो सकेगा और हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान के वोट तोड़ने का ऑप्शन मौजूद होगा और मुमकिन है कि हुकूमत ने इस ऑप्शन पर काम शुरू कर दिया हो। तहरीक इंसाफ के अरकान तो हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका वोट खरीदने की कोशिश हो रही है। PTI के MNA इकबाल आफरीदी ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें 80 करोड़ से 1 अरब रुपए की ऑफर दी गई ताकि वो अहम आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ दें। बहरहाल PTI इस मामले पर विक्टिम कार्ड खेल रही है। PTI का इल्ज़ाम है कि उसको दीवार के साथ लगाने के लिए हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है। खास तौर पर हुकूमत चीफ जस्टिस को उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन देना चाहती है, जबकि हुकूमत की जानिब से जो आईनी ड्राफ्ट के नकात सामने आए थे उनमें यह ऑप्शन मौजूद था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा, यानी हुकूमत जिसको चाहे उन 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस तैनात कर सकेगी। इसके लिए अगर मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं भी मिलती तब भी हुकूमत की सेहत पर शायद अब इसका असर ना पड़े। और सेनेटर कामरान मुर्जा तो ये इंकशाफ भी कर रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तांबुल की टिकट बुक करा ली है और इसके बाद वो उम्रे के लिए चले जाएंगे। उनके लगता है कि चीफ जस्टिस ज़हनी तौर पर रिटायरमेंट के लिए तैयार है। अब देखा जाए तो हुकूमत के पास आईनी तरमीम में कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसके बाद अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन नहीं होती तो हुकूमत के लिए मामला तब भी आसान रहेंगे। अलबत्ता जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होते हैं या नहीं, इस मामला पर अभी तो ये तो तय होना बाकी है। नोटिफिकेशन तो अभी नहीं हुआ, क्योंकि अगर आईनी तरमीम फौरी मंजूर हो जाती है तो हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस तैनात करे और उस सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह कोई और सीनियर जज चीफ जस्टिस बन सकता है। तो इस एतबार से देखें तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ये सेटबैक भी हो सकता है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ फ्रस्ट्रेशन में SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान डी चौक पर एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक से PTI ने एहतजाज की कॉल वापस ली। बदले में हुकूमत डॉक्टर आसिम यूनुस को बानी PTI के इलाज मुआलजे के लिए अडयाला जेल भेज दिया है, जिसके बाद यह तासुर उभर रहा है कि शायद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान आईनी तरमीम को लेकर कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत मामला तय हो गए हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ तो एहतजाज करने पर बज़िद थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने भी कहा था कि एहतजाज हर सूरत होगा, जबकि कल हमारी प्रोग्राम में शौकत बसरा ने गुफ्तगू करते हुए यही बात दोहराई। तो मामले पर सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा डॉक्टर शज़रा मनसब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि वो पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो परसों होना था वो कल ही होने जा रहा है, यानी 24 घंटे पहले बुला लिया गया।
बावजूद इसके कि लोग एतराज़ कर रहे हैं, खासतौर पे ऑपोजिशन में पीटीआई एतराज़ कर रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इस नहीं जाएंगे, और इसलिए नहीं जाएंगे कि हम नजरियाती तौर पे इख्तलाफ कर रहे हैं, बल्कि हमारे लोग ही नहीं है इस्लामाबाद के अंदर। तो क्या 18th को आप पार्लियामान के दोनों ईवानों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेबल करने का इरादा रखते हैं? शुक्रिया। देखिए, आपको पता है कि कमिटीज इसके ऊपर काम कर रही थी, सेली कमिटीज भी बनी, और तमाम जो पार्टीज की उनके तरफ से मुसवदे भी आए, और उन्होंने अपनी सजेशंस भी दी, उन्होंने अपने भी कुछ चेंजेस भी बताएं कि इस तरह करना चाहिए। कल आपने सुना कि मौलाना साहब ने कहा कि मोर और लेस काफी चीजों पे अब इत्तेफाक हो गया है, और अब मुसवदा अपनी आखिरी जो है शक्ल तकरीबन इख्तियार कर गया है। तो इंशाल्लाह कल इसका होगा, और उम्मीद है कि 18 को ये ले किया जाएगा। इस पे हुकूमती इत्तेहादी जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया? जी, हुकूमती इत्तेहादी जमातें सारी कमेटी में शामिल हैं। जो कमेटी इस चीज के ऊपर खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में काम कर रही थी, वो कमेटी है। फिर उसके बाद ज़ेली कमेटी बनाई गई। नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स है ना डॉक्टर साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 18th को साना कारसाज के हवाले से जो रैली का इनेकाद किया गया है, लोग उसमें बिजी होंगे, तो इसको अगर 18th के बाद कर लेते या 18th से पहले होता तो मुनासिब होता। बिल्कुल, ये अभी मेरा ख्याल है इसकी अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, अभी कोई नोटिस नहीं हुआ आया या कुछ नहीं। ये अभी हमारा एक सोच है या एक ख्याल है कि ऐसे होगा कि कल पार्लियामेंट्री पार्टी का बुलाया गया एक मीटिंग, तो हो सकता है कि 18th को हो जाए। लेकिन जाहिर है कि हमारी इत्तेहादी पार्टीज जो है वो सब ने हमने मिलके ही ये काम करना है, मिलके ही हमने इस चीज को अपनी शक्ल दी है और इंशाल्लाह देनी है। तो अगर उनके कोई कंसर्न्स होंगे तो जाहिर है उनको एड्रेस किया जाएगा। अभी ये कोई फाइनल प्लान नहीं है, यानी 18th की कोई फाइनलिटी इख्तियार नहीं किया ये मामला। ये कल की कमेटी की मीटिंग में को फाइनल होगा कि किस रोज पार्लियामान में ये बिल ले किया जाएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कंसेंसस किस बात पे है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है इस मामले पर कंसेंसस है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए कोई अलग से बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही तश्कील दिया जाएगा? देखिए, क्योंकि अभी ये बिल्कुल अपनी हतमी शक्लों में आ रहा है मुसवदा। आज मौलाना साहब की मुलाकातें हुई हैं चंद बड़ी अहम लीडर्स के साथ, और उनके अंदर जो चीजें तय की गई हैं अब वही हतमी मुसवदे में आएंगी। तो इस वक्त मैं ये नहीं कह सकती कि किस चीज के ऊपर फाइनल कंसेंसस हुआ है, लेकिन जो भी फाइनल इसकी ड्राफ्ट की शक्ल निकलेगी वो वही होगी जिसपे कि ब्रॉड कंसेंसस हो गया होगा। नहीं, देखिए ना, इख्तिलाफ इसी नुक्ते पे ना डॉक्टर साहब, वाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? क्या 150 मुकदमात को सुनने के लिए या 150 केसेस सुनने के लिए अलग से अदालत बना दी जाए, और फिर एक ऐसे मामले के ऊपर कि जब इसी इशू को लेकर डेडलॉक है, और बादिन नज़र में तासुर यही है कि हुकूमत असल में अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या पर्सन स्पेसिफिक मामले को रखने के लिए, या फिर जो कोर्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहती है, और इसी मामले के ऊपर तो डेडलॉक है जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ। तो क्या वजह है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज मैंडेटरी? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, बट ये मैं कह रही हूँ कि हमारी जो जमातें हैं मेनली वो ये समझती हैं कि ये ऐसी कोई चीज नहीं है। देखिए, ये तो वक्ती बात है ना, कोई एक इंसान ने या एक स्पेसिफिक आदमी ने कितनी देर रह जाना है। ये तो एक चीज चलती रहती है, कभी कोई पावर में होता है, कभी कोई पावर में होता है। लेकिन मैं इस वक्त आपको ये नहीं बता सकती कि क्या इस चीज के ऊपर हतमी इत्तेफाक हो गया या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इसका इल्म नहीं है। अब क्या होगा? तो क्या अमर माने है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जो सीनियर प्यूनी जज हैं बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नोटिफिकेशन नहीं हो रहा? देखिए, neither is it too early nor is it ever too late। अगर ये चीज है कि जो नेक्स्ट सीनियर जज हैं उन्होंने बन जाने, तो उसमें फिर क्या एक दिन भी पहले उनका अगर नोटिफिकेशन हो जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अभी हो जाएगा तो अब हार्म बहुत सारा ऐसा है जो दूर हो जाएगा। आप सही कह रही हैं कि एक दिन पहले करने से शायद को फर्क ना पड़े, लेकिन 9-10 दिन पहले कम से कम करने से ये जो बहुत सारी कंफ्यूजन है, हमें आपसे ये सवाल करने का हमें नौबत ही ना आए, ये पूछे ही ना हम। देखिए, भाम इन्होंने वैसे क्रिएट कर लिया है। हमारे लिए सब तमाम जजेस जो है बहुत मोहतरम है। अगर ये सीनियर जज ने बनना है तो वो बन जाएंगे, वो दैट्स अ नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स। आमतौर पे ये नोटिफिकेशन इतनी पहले होता नहीं है। पिछली दफा इसलिए हो गया बिकॉज वो उससे खत्म हो जाना था, असेंबलीज का खत्म होने की मुद्दत आ गई थी और वो सारा था, तो इस वजह से वो हो गया। अदरवाइज को ऐसी जरूरत नहीं होती। एक जो कोर्स ऑफ इवेंट्स है उन्होंने खुद ही कर लेना होता है, चले जाना होता है। तो वो
as it happens it will happen, उसमें कोई ऐसा इबाम नहीं है। ये बिला वजह से देखिए एज ऑफ नाउ डॉक्टर साहब, एज ऑफ नाउ तो जो प्रोसेस है वो यही है कि जो सीनियर प्यूनी होगा वही चीफ जस्टिस होगा, लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आ जाएगा तो उसके बाद हो सकता है कि कानून में तरमीम हो जाए, फिर ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर को दे दिया जाए या पार्लियामानी कमेटी को दे दिया जाए कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होगा फ्रॉम विद इन द गिवन पैनल जो है वो किसी एक को जो पिक एंड चूज के जरिए से चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। तो क्या इस चीज का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, पिक एंड चूज की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में आप देखिए कि जजेस किस तरह से तैनात होते हैं, किस तरीके, क्या तरीका है ये। अगर हम कह रहे हैं पिक एंड चूज, ये तो जो छोटी अदालतें हैं वहां से पिक एंड चूज ये खुद शुरू हो जाता है। मैं नहीं समझती कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है जजेस को चूज करने का। जो हाई कोर्ट्स होते हैं वहां से पिकिंग एंड चूजिंग शुरू हो जाती है अपनी पसंद के जजेस को लाने की, इसी तरह आगे होता है। और अभी भी हमने देखा कि पिछले दिनों हमारे सामने एक चीज रही है, अवाम ने भी देखा, सब लोग हम देख रहे थे कि एक स्पेसिफिक बेंच था 3 लोगों का या 5 लोगों का, और सबको पता होता था कि इस बेंच ने क्या फैसला करना। उन्होंने अपनी बायस बहुत क्लियरली शो कर दी हुई थी, और उसको और किस तरीके से चूज किए गए जूनियर जजेस को। बट डॉक्टर साहब, टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट ना, मतलब अगर वहां लोअर कोर्ट्स में ये हो रहा है तो क्या मतलब यही रेसिप्रोकेट करेंगे आप सुपीरियर कोर्ट के अंदर भी? सुप्रीम कोर्ट देखे ना, सुप्रीम कोर्ट में भी क्या जूनियर जजेस को नहीं ले आया गया? ये भी तो हुआ ना, ये भी प्रैक्टिस रही ना। हाई कोर्ट्स के सीनियर मोस्ट जजेस को तो नहीं लाया गया, अपने पसंद के जूनियर जजेस को ले आया गया ना सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये कोई ऐसा अच्छा तरीका नहीं है। आप बाकी ममालिक में देखिए कि क्या तरीका जजेस को चूज करने का, इस तरह नहीं होता। यूएस में आप देख लें कितनी कितनी लंबी उनकी इंटेरोगेशन और सारा कुछ होता है। तो अगर हम ये समझते हैं कि अगर इसमें कोई आइन में इस तरीके में बेहतरी लाने की गुंजाइश है तो वो अगर ले आएंगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसी कोई तरमीम में चीज आ गई तो जाहिर है फिर वो आ जाएगी, इट विल बिकम लॉ, लेकिन दैट विल बी बाय द कलेक्टिव विजडम ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें कि तमाम वो लोग मौजूद हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, लास्टली डॉक्टर साहब, ये जो कुछ भी होगा तो उसमें पिक एंड चूज नहीं मैं समझती, तो आवाम की ठीक जो कुछ भी होगा उस पे तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस होगा, एटलीस्ट JUIFA के कंसेंसस के साथ ये मामला तय करेंगे आप? एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने इस चीज के ऊपर इतना काम किया, इतना वर्क किया, इतनी मीटिंग्स की हैं, बिकॉज हम ये बिल्कुल चाहते हैं कि JUIF हमारे साथ मिले और जितनी ज्यादा से ज्यादा कंसेंसस ब्रॉड हो सके। हम ये भी चाहते थे कि PTI भी हमारे साथ इसमें मिले और अपनी जो उनके सजेशंस हैं, अपने मशवरे हैं, वो आके पार्लियामेंट में देती, वो उस कमेटी में देती, वो उस कमेटी का हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने उस कमेटी में बैठना पसंद नहीं किया, वो उस कमेटी से निकल गए और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते रहे। और वो क्योंकि एक सियासी रवैये नहीं रखते, क्योंकि सियासी सोच नहीं रखते, तो उन्होंने आके इसमें अपना इनपुट नहीं दिया। हालांकि अगर वो देते, और आज भी अगर वो दें अपना इनपुट, मौलाना साहब PTI के साथ भी राब्ते में रहे हैं और शायद अभी भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मरकज़ी तर्जुमान असलम गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम असलम गौरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो परसों होना था अब कल बुला लिया गया, यानी 24 घंटे पहले ही बुला लिया गया। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टेबल होने जा रही हैं, 18 को टेबल होंगी और कंसेंसस डेवलप हो गया? देखिए, अभी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम अभी तक उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज भी बिलावल साहब से मीटिंग तय है, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, और कल मियां नवाज शरीफ साहब से भी मीटिंग होगी इंशाल्लाह। तो कुछ मामला हैं थोड़े बहुत जो हम उनको ठीक कर रहे हैं, लेकिन जनरली मैं कह सकता हूँ कि 95% ठीक हो गए हैं। छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पे जुजियात हैं या जिन पे कुछ नाम की तब्दीली है। मसला यह है कि अगर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, और इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मामले पर हुकूमत पीछे हटने को तैयार हो गई? मेरा ख्याल उसको हो जाना चाहिए। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो मौलाना फजल रहमान साहब का ही प्रपोजल था, हुकूमत की तरफ से प्रपोजल नहीं था, और मौलाना साहब ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौमी असम्बली में स्पीच करते हुए कहा था इस बात का। और अब ये कि हम अगर पीछे हट गए हैं तो उसकी वजह ये कि कंसेंसस चाहिए ना, सबको लेके। आइन में तरमीम होने जा रही है, तो तरमीम को मुतराजा करने का मतलब ये कि आप आइन पाकिस्तान को मुतराजा कर रहे हैं। तो इसलिए अगर तरमीम आप करना चाहते हैं, तरमीम तो बस सबके मशवरे से होगी।
तो इसलिए हम खुद पीछे हट गए, 2 कदम पीछे आ गए, तो मेरा ख्याल उनको भी आ जाना चाहिए। असलम गौरी साहब, पीछे आप हटे हैं या हुकूमत पीछे हट रही है? देखिए, आपके पीछे हटने से मुराद तो मैं ये समझ रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से आपका जो मौक़िफ़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए, आप उस मौक़िफ़ से पीछे हट गए। नहीं 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 नहीं, हम उसी देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ना, हम पहले थे, हम कोर्ट पे, हमारी ही ऑफर थी उनको कोर्ट बनाया जाए। हमने ही कहा था कि आईनी इस्लाहत की जाए, मौलाना फजल रहमान साहब की वो स्पीच निकाले, लेकिन उसके बाद जब हमने पीटीआई और दीगर पार्टियों से मशवरा किया तो हमने सोचा कि कंसेंसस पैदा किया जाए, जिसकी वजह से हमने सबको बोल लिया और हम इस पे आए कि चलो इसको हम अपनी प्रपोजल से बैक हो जाते हैं और हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हमने तजवीज़ दी, जिसपे पीटीआई और दीगर साथी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। लेकिन इस पे अभी ये फाइनल नहीं है, इस पे हम बात कर रहे हैं। आज भी बिलावल साहब से बात हो रही है, मैंने आपको जैसे अर्ज किया, और हम इस पे बात कर रहे हैं, इसको आगे लेके चल रहे हैं। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि अगर बेंच है तो उसमें होगा क्या और कोर्ट है तो उसमें क्या होगा। ये 2-4 चीजें ऐसी हैं जिस पे डिस्कस अभी चल रही है। देखिए, आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच होगा तो फिर 2 चीफ जस्टिस का जो प्रपोजल था वो तो नहीं होगा ना, फिर तो एक ही चीफ जस्टिस होगा और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा, उसी के अंडर जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा। यानी वो जो 2 अदालतें पैरेलल, मतवाजी अदालतें और मतवाजी चीफ जस्टिस, वो आइडिया तो फिर तर्क करना पड़ेगा ना जी इसके मुताबिक। जी हाँ, उसमें तो फिर ये होगा कि कम से कम 5 सीनियर, 1 चीफ जस्टिस और 4 से उनके साथ जूनियर, उनके साथ जो होंगे सीनियर होंगे सबके सब बिलतरतीब, तो ये सबके सब उस कोर्ट का हिस्सा होंगे, बेंच का हिस्सा होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। और जो भी कोई आईनी चीज आएगी तो ये बेंच सुनेगा, और जब ये बेंच फ्री होगा तो ये अपने दूसरे रेगुलर काम करेगा। ठीक, तो इस पे हुकूमत को कायल कर लिया आपने? हुकूमत से बातचीत चल रही है। आज जो बिलावल साहब भी तो हुकूमत है और मियां साहब भी हुकूमत है। तो बिलावल साहब तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हर सूरत बनाना चाहते हैं और इसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक अहम जुज करार देते हैं। इस पे ज्यादा जो आपको रेजिस्टेंस का सामना है वो कहां से करना पड़ रहा है, पीपल्स पार्टी की तरफ से या नून लीग की तरफ से? देखिए, मैं समझता हूँ बिलावल साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि इस दुरानिये के बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब की हुकूमत रही है, तो उस वक्त उन्होंने ये स्टेप क्यों नहीं उठाया? उठा लेते। मियां नवाज शरीफ साहब की भी अपनी हुकूमत रही है, उन्होंने ये स्टेप क्यों नहीं उठाया? उस वक्त उठा लेते। अब इतने अरसे बाद अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने एक प्रपोजल पेश किया तो फिर वो हर कोई अपना उसको ऑन कर रहा है, हमारी है, हमारी है, हमारी है। ठीक है, हम भी मानते हैं, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन बात कंसेंसस तो चाहिए ना। आप एक आईनी तरमीम करने जा रहे हैं और उस आईनी तरमीम को अगर आप सबकी तायद हासिल नहीं होगी तो वो आईनी तरमीम मुतनाज़ा कहलाएगी, बल्कि फिर आगे जाके तो फिर आईने पाकिस्तान मुतनाज़ा हो जाएगा। और फिर ऐसा ना हो कल को कोई हुकूमत उन लोग की आ जाए जो इसको आज नहीं मान रहे, तो फिर इसको खत्म कर देंगे। तो आइन में तो ये मजाक ना किया जाए आइन के साथ। आइन के साथ तो ऐसी चीज लाई जाए जो सबको काबिल कबूल हो और पायदार हो और मुस्तकिल रहे, उसको तरमीम और तब्दीली ना की जाए। असलम गौरी साहब, 17 अक्टूबर को ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, अब इसको कल बुला लिया गया। ये जो अचानक से तब्दीली आई, इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ इसमें वो डिस्कस जो थे, मामला डिस्कस करने वाले हैं तो कल बुला लिया ना जी, वरना अगर मामला डिस्कस करने वाला ना हो तो 17 ठीक थी। तो इसका मैं कल बुलाने का मतलब ये, कुछ मामला ऐसे हैं जिन पे अभी गौर खौस होना बाकी है, और मैं समझता हूँ कि हम किसी जगह पे पहुंचेंगे। वो तो 17 को भी हो सकता था, 24 घंटे पहले बुला लेने की कोई बुनियादी वजह से हो सकता है 16 और 17 भी लगे साथ, ठीक, और 18 भी लगे। कोई लाजमी तो नहीं कि एक दिन का काम है ये फाइनलिटी नहीं है कि 18 को टेबल हो जाएगी दोनों ऐवानों में। फिलहाल ये इसमें लाजमी तो नहीं है कि पहले काबीना में जाएगी, काबीना से होके फिर ऐवानों में जाएगी और फिर ऐवानों में बहस होगी, फिर आपके टीवी चैनलों में बहस होगी। इसको इतनी जल्दी तो ये जो क्या सोचा जा रहा है ऐसा शायद ना मुमकिन ना हो। 25 अक्टूबर से पहले हो जाएगा असलम गौरी साहब? हमारा कोई टारगेट 25 अक्टूबर नहीं है, किसी और का टारगेट होगा, हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट तो कंसेंसस है। तो देखिए, चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट है उसमें तो अब 9 रोज बाकी रह गए हैं, तो फिर क्या वजह है कि 9 रोज पहले भी नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है? माजरत के साथ ये हुकूमत का मसला इशू है, मैं उस पर कोई डिस्कस नहीं कर सकता। हुकूमत को जो रूटीन के काम है उनको करना चाहिए, और अगर ये लेट हो रहा है तो उनको इसको कबल अपना टाइम पे करना चाहिए इस काम को। आप हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड हैं? कोई फायज ईसा साहब खुद कह रहे हैं वो रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार हैं, और वो जा रहे हैं, शायद पाकिस्तान से बाहर भी जा रहे हैं, टर्की भी जा रहे हैं और शायद उम्रे पे भी जा रहे हैं। वो जब खुद रहना नहीं चाह रहे तब जबरदस्ती क्यों के गले में बांधा जा रहा है?
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके इस स्टेटमेंट के बाद कि जब वो रहना नहीं चाह रहे तो तब ही कोई ब्रेक थ्रू हुआ है और कंसेंसस हुआ है और हुकूमत इस पर तैयार हो गई है कि आए अब हम बात कर सकते हैं? नहीं, ये बात नहीं है, ये तो पहले से वो कह रहे हैं, ये पहली दफा थोड़ी है। ये चाहत देखें बात, और किसी की ख्वाहिश होगी कि फलां रहे और किसी की ख्वाहिश होगी फलां ना रहे। हमारी ये कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो कुछ भी हो आइन के अंदर रहते हुए हो और कंसेंसस से हो, सबके बाहमी फैसला हो, जो आइन का हिस्सा बने। और 25 करोड़ आवाम के लिए हम करने जा रहे हैं, किसी जज के लिए नहीं करने जा रहे, किसी अदारे के लिए करने नहीं जा रहे, या हुकूमत के लिए करने नहीं जा रहे। सब कल नई हुकूमत आएगी, वो आइन को अपनी मर्जी से मोड़ करे। ये तो मोम की नाक होगी, जिसका दिल चाहे आइन अपनी मर्जी का बना ले। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आइन तो मोम की गुड़िया है जो जरा सी तपिश से पिघल जाएगी। ये असलम गौरी साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये जो चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार है, ये भी आईनी तरमीम में के साथ ही पार्लियामान के हवाले या वजीर आजम के हवाले कर दिया जाएगा? देखिए, ये आप जो इस वक्त हाई कोर्ट्स का सिस्टम है वो तो आपको पता होगा। हाई कोर्ट्स में तो यही तरीक़ाकार है कि 3 या 4 सीनियर मोस्ट में से एक चीफ होता है। और आपको पता है आर्मी चीफ में भी यही है। आपको पता है कि जिस वक्त आप ब्यूरोक्रेसी में भी जाते हैं वहां भी इसी तरह उसकी CR देखी जाती है, कारकर्दगी देखी जाती है, फिटनेस देखी जाती है। लेकिन यहाँ चूंकि आप सीनियर हैं, चाहे आपकी फिटनेस है या नहीं है, आपकी कारकर्दगी है या नहीं है, आपकी एज कितनी है, आप ज़हनी तौर पे कहाँ हैं, लेकिन चूंकि सीनियर है इसलिए उसको बढ़ना ही बढ़ना है। मैं समझता हूँ इस पर तब्दीली होनी चाहिए। तो फिर ये बात तो सीधी सी है कि इसीलिए नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा कि अभी पहले कानून तब्दील होगा, यानी सुराही आएगी, खम आएगा, फिर जाम आएगा। पहले कानून तब्दील होगा, फिर उसके बाद इख्तियार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, ये पिक एंड चूज होगा और फिर चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन होगा। तो फिर तो बात बड़ी सिंपल सी है सर। चीजें और जगह पे भी इस्तेमाल होती है, फिर आपके हाई कोर्ट में भी यही हो रहा है ना, या तो हाई कोर्ट तो इसीलिए तो फड्डा होता है सर। ये हाई कोर्ट में भी देखिए, हाई कोर्ट में भी जब चीफ जस्टिस की तैनाती हुई है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस आलिया नीलम की, जस्टिस शुजात अली खान सीनियर मोस्ट थे, तो एक फड्डा हुआ। अब हमेशा हम देखते हैं आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर एक फड्डा होता है, तो अब एक नया फड्डा हम चीफ जस्टिस की तैनाती पर भी देखा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। फड्डा इस वक्त है कि एक कह रहे हैं कि जाना नहीं चाहिए, दूसरा कह रहा है हमारा आना चाहिए। इस वक्त अदालत को हम मुतनाज़ा बना रहे हैं। वो सियासतदान जो ये काम कर रहे हैं वो इस अदालतों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। अगर अदालत की मेरी मुतनाज़ा हो जाएगी तब किससे तवक्को रखेंगे? अगर ये चीफ जस्टिस जो आने वाला है फलां पार्टी का, जाने वाला है फलां पार्टी का, तो फिर मैं किससे इंसाफ मांगू? आप और मैं किसके दरवाजे पे खड़े होंगे? हम उस पार्टी के दरवाजे पे खड़े होंगे या अपना सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होंगे? मैं समझता हूँ अगर कई गलतियां पहले हुई हैं तो उनको ठीक करने में तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इस वक्त एक बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म की मेज़बानी कर रहा है। शहर इक़्तिदार में शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास हो रहा है, जिसमें 8 ममालिक की आला शख्सियात मौजूद हैं। पाकिस्तान में 27 साल बाद इस सतह के इवेंट होने से वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद और महफूज मुल्क है जो इस तर्ज के बड़े इवेंट्स की मेज़बानी करने की सलाहियत रखता है। अब शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का पाकिस्तान में होना कामयाब खारजा पॉलिसी का नतीजा करार दिया जा रहा है और ये इजलास पाकिस्तान के लिए माशी और सफारती और सिक्योरिटी के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल तस्वुर किया जा रहा है। दरहकीकत पाकिस्तान के लिए ये इजलास एक मुनफरद सफारती मौका है, खुसूसी तौर पर एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर के ममालिक अपने इत्तेहादी और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं। चीन का बढ़ता हुआ आलमी असर रसूख, रूस का एशिया की जानिब बढ़ता हुआ झुकाव और वस्ती एशिया की बढ़ती हुई अहमियत पाकिस्तान को मौका फराहम करती है कि SCO के जरिए आलमी सतह पर खुद को साबित करे। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती के मसाइल को भी हल करने की गुंजाइश निकल सकती है। पाकिस्तान हमेशा से अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल का सामना करता रहा है। ऐसे में SCO का इलाकाई इंसदादी दहशतगर्दी पर काम करने वाला फोरम पाकिस्तान को सलामती के खतरात से निपटने के लिए इलाकाई कुव्वतों के साथ मिलकर काम करने के लिए एक काबिल कदर मौका फराहम करता है। फिर इसी तरह SCO जैसे कसीरुल जहती प्लेटफॉर्म में मुतहर्रिक किरदार अदा करने पाकिस्तान इक्तसादी फ़वाइद और सफारती सरमायाकारी दोनों अचीव कर सकता है। पाकिस्तान को इस वक्त संगीन माशी चैलेंजेस भी दरपेश है और मुल्क की मईशत IMF और दोस्त ममालिक के कर्ज़ों के सहारे चल रही है। यानी एक तरह से माशी तौर पर मईशत जो है वो मफलूज है, जिसकी वजह से मुल्क को नए माशी शराकतदारों की अशद ज़रूरत भी है। ऐसे में SCO कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक पाकिस्तान के लिए माशी एतबार से भी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस SCO प्लेटफॉर्म और इसको होस्ट करने की सिग्निफिकेंस क्या है, इस वक्त पाक चाइना सेंटर के चेयरमैन और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर मोहम्मद मेहदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे इस मामले पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि पाकिस्तान SCO की मेज़बानी कर रहा है एंड दिस इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2017 के जब पाकिस्तान इस SCO का रुकन बना और फिर चीनी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में होना, रूसी क़यादत का होना, फिर भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या सिग्निफिकेंस देख रहे हैं? हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फॉर पाकिस्तान सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए ये बहुत बड़ा इवेंट है। अगर आप गौर फरमाएं तो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम ब्लेंड इतने ज्यादा वजीर आजम जो हैं या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जो हैं वो कभी इकट्ठे नहीं हुए जितने पहली दफा पाकिस्तान में 1974 की कॉन्फ्रेंस हो लाहौर की या 1997 की, वो सिर्फ मुसलमानों पर मुश्तमिल थी और ईसी और सार्क जो थी वो रीजनल हवाले से थी। लेकिन ये जो है यूरो एशिया का मोर देन 65% जो रकबा है उनके लोग यहाँ पे शामिल हैं और 1/3 दुनिया की जो आबादी है उसके लोग यहाँ पे शामिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है इस हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। और ये क्योंकि तरतीब वाइज होता है तो पाकिस्तान के पास क्योंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की ये कॉन्फ्रेंस है तो ये पाकिस्तान का जो है ये साल खत्म हो रहा है जो सदारत का साल था। तो जब सदारत का साल खत्म होता है तो उसके एंड के अंदर जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की एक मीटिंग होती है और वो पाकिस्तान के हिस्से में आई। तो ये बहुत अहम है और खास तौर पे इसलिए भी अहम है कि चाइना के वजीर आजम जो है उन्होंने इसे एक कॉन्फ्रेंस के साथ साथ दुनिया को ये जेस्चर भी दिया है कि ये पाकिस्तान का वो एक विजिट भी कर रहे हैं। तो इसीलिए वो कॉन्फ्रेंस से पहले पाकिस्तान आ गए और फिर ये दोनों हवालों से जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात है। देखिए ये मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर इस मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो इंडिविजुअल या यूँ कह लीजिए बायलेटरल रिलेशंस हैं उनको किस तरह से देखते हैं एज फार एज चाइना इज कंसर्न। और फिर बड़ा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जाहिर है रशिया और चाइना दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, लेकिन जहां तक इंडिया का ताल्लुक है भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो है वो भी पाकिस्तान पहुंचे हैं। तो बायलेटरल एंगेजमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये पाकिस्तान के लिए जो है वो इसलिए बहुत अहम है कि दो जो ऐसे ममालिक जिनके पास वीटो पावर्स हैं यूनाइटेड नेशन की, उन दोनों के हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो लामहला इससे ये मैसेज जाता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो इन ममालिक के साथ बहुत अच्छे हैं। और कारोबारी हवाले से भी हम देखें तो कल जो पाकिस्तान के कुछ MOU साइन हुए और MOU से हटकर मेरे ख्याल में जो बहुत बड़ा वाकया पेश आया वो ये है कि कोही कराकरम जो हाईवे है जिसकी वजह से CPEC की अभी भी वो बात नहीं बनी थी बाई रोड, उसको जो बड़ा करने की बात की गई है, उसको एक मोटरवे की शक्ल देने की बात की गई है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं बल्कि जो हमारा गिलगित बिल्तिस्तान का इलाका है उसके लिए भी एक ये जबरदस्त। दूसरी तरफ जो है रशिया के साथ अभी हमने जो एग्रीमेंट किया है बार्टर सिस्टम के तहत कि हम उधर चावल भेजेंगे 20,000 टन और वो वहां से चना भेजेंगे 20,000 टन। और इसके अलावा पाकिस्तान ने जो पहले 4 हेलीकॉप्टर्स लिए थे नवाज शरीफ के दौर में, तो अब पाकिस्तान और हेलीकॉप्टर्स लेने की बात कर रहा है और इसके साथ साथ एक नई स्टील मिल लगाने की भी रशिया के साथ बात हो रही है। तो इस तारे सूरत हाल में जहां तक आप जयशंकर साहब की बात कर रहे हैं तो जयशंकर साहब ने क्योंकि ये सिर्फ वो SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से आए हैं तो पाकिस्तान को कोई ऐसी उम्मीद या दुनिया को नहीं है या दुनिया ने ऐसा नहीं कहा कि जयशंकर साहब जो हैं वो पाकिस्तान की क़यादत से भी मिले। इसीलिए जयशंकर साहब ने दिल्ली में ये कह दिया कि मेरी किसी के साथ जो है वो इनफरादी सतह पे कोई मुलाकात तय नहीं है। और उन्होंने इस वक्त तक जो है वो बाकायदा कोई ऐसी फरमाइश भी नहीं की है कि वो किसी के साथ मिलना चाहते। लेकिन इसके बावजूद उनका यहाँ पर आना जो है वो बहरहाल एक अहम बात है और वो ये समझते थे कि इस कॉन्फ्रेंस को मिस नहीं किया जा सकता और इसलिए वो जो है वो तशरीफ लाए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है और लामहला उनके आने के बाद ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ ये जरूर है कि अब वो अपने खिताब के अंदर क्या बात करते हैं, क्योंकि हमने आस्ताना कॉन्फ्रेंस जो इससे पहले हुई थी हेड ऑफ स्टेट्स की, उसके अंदर हमने देखा था कि वहां पर जो है वो ये मुद्दा उठाया गया था कि जो टेररिज्म है इसके ऊपर बात की गई थी, क्योंकि इसके जो खदोखाल है उसके अंदर एक जो है वो टेररिज्म भी है। तो टेररिज्म पर वहां पर बात की गई थी और उसको इस तरह जाहिर किया गया। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि वो टेररिज्म पे क्या बात करते हैं। और क्योंकि उन्होंने इजराइल की काफी मदद करी और इजराइल को काफी सपोर्ट किया और यहाँ पर अब ईरान भी मौजूद होगा, तो क्या उस मौजू के ऊपर ईरान की तरफ से कोई बात होती है तो उस पर बताऊं क्या जवाब आता है हिंदुस्तान की तरफ से। तो ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जो है कि वजीर खारजा अपनी तकरीर के अंदर क्या इन दो बातों का जिक्र करते हैं और या नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कनाडा PIA के हमले के गायब होने के लिए फेवरेट मुल्क बन गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक और केबिन क्रू रुकन कनाडा में लैंडिंग के बाद ड्यूटी के दौरान गायब हुआ है। गायब होने वाले केबिन क्रू की शनाख्त मोहसिन रजा के नाम से हुई है, जो टोरंटो में लापता हुआ। मोहसिन रजा को 13 अक्टूबर 2024 को टोरंटो से कराची जाने वाली PIA की परवाज PK 784 पर सवार होना था, लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचा और अपने होटल के कमरे से गायब हो गया।
तर्जुमान PIA ने बताया कि PIA इंतजामिया ने लापता केबिन क्रू के रुकन के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया क्योंकि उसे टोरंटो से पाकिस्तान वापस आना था। PIA के अमले का कनाडा में गायब होने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। PIA हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान अमले के 10 अरकान कनाडा की फ़्लाइट्स पर जाने के बाद वापस नहीं आए। फरवरी के आखिर में एयर होस्टेस मरियम रजा और इससे कबल जनवरी में फ़ायज़ा मुख्तार भी कनाडा से अपने मज़कूरा फ़्लाइट से पाकिस्तान वापस नहीं आई थी और गुज़श्ता साल PIA केबिन क्रू के कम अज़ कम 7 अरकान फ़्लाइट ड्यूटी के दौरान गायब हो गए थे। मार्च 2024 में PIA के 2 फ़ज़ाई मेज़बान मुबैना तौर पर कनाडा में ही गायब हुए थे। PIA की इंतज़ामिया मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कैनेडियन हुक्काम के साथ राब्ते में और इस मसले के इसके हल के लिए तदारुक के लिए मुताबिद कोशिशें कर रही है, लेकिन ये बदस्तूर इस मसले का सामना कर रही है। यानी ये दिक्कत अभी भी दरपेश है। PIA अमले के गायब होने की जहाँ एक वजह बिगड़ती माशी सूरत हाल और PIA की आने वाले दिनों में निचकारी है, वहीं PIA हुक्काम का दावा है कि दरअसल कनाडा के पनाह लेने से मुताल्लिक लिबरल कवानीन हैं जिनका फ़ायदा PIA के अमले की जानिब से उठाया जा रहा है। अब इस तरह के वाक़यात मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। इससे पहले आला सरकारी ओहदेदारों की सियासी पनाह लेने की कहानियां भी बनाई हैं। सेनेट सेक्रेटेरिएट के अफसर हैदर अली ने दफ्तर खारजा के लेटर पर अपनी फैमिली के लिए सियासी पनाह ली थी। ये एक बहुत संगीन मसला है और हुक्काम बाला की फ़िक्र पे दस्तक भी दे रहा है। उम्मीद है कि इस मसले की ना सिर्फ ये कि पस पर्दा मुहरकात को जांचा जाएगा कि क्यों लोग बैरून मुल्क जाके सियासी पनाह लेते हैं, अपने मुल्क के अंदर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्यों नहीं है, और फिर जो दिक्कत दरपेश है, मुश्किलात हैं, उसको हल भी कर लिया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।